मध्य प्रदेश का जो रण है विधानसभा का, आम चुनाव होंगे लोकसभा के, उनसे 5-6 महीने का ही अंतर है इन विधानसभा के चुनावों में और उन लोकसभा के चुनावों में। हालांकि जो विधानसभा के मुद्दे होते हैं वो स्थानीय होते हैं, वो राज्य के स्तर के होते हैं, वहाँ के लोगों की जो बातें हैं, और जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वहाँ पे राष्ट्र हित को ज़्यादा ध्यान में रख के लोग वोट देते हैं। जो एक समझदार एक वोटर है वो उन बातों को भी ध्यान में रखता ही है। और समझदार कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो भावनाओं में बह के भी दे देते हैं और वो ये देखते नहीं है कि राष्ट्रहित क्या वाकई में सध रहा है या फिर सिर्फ एक कहने के लिए राष्ट्रहित की बात की जा रही है, राष्ट्रवाद की बात की जा रही है, लेकिन राष्ट्रहित उसमें सध रहा है या नहीं, ये इसमें एक सूक्ष्म इसका निरीक्षण अगर करेंगे तो ही सत्य का पता चल सकता है। तो डॉक्टर साहब, एमपी में हमने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने पिछली बार कांग्रेस को मैंडेट मिला था और कांग्रेस की सरकार उन्होंने गिरवा दी थी ऑपरेशन कमल के तहत, और वो कैटलिस्ट बने थे उसके बाद फिर मामा की फिर से सरकार बन गई थी। और इस बार अभी जो टिकटों की घोषणा हुई है तो उसमें जो 2 इंस्टॉलमेंट्स हैं, पहली बीजेपी की, उसमें दूसरे इंस्टॉलमेंट में हमें ये देखने को मिला अचंभित करने वाली बात कि जो एक तरह से डिमोशन वाली बात होती है कि अगर कोई पार्षद का व्यक्ति है जो पार्षद लेवल का है और वो विधायक बन जाए तो उसके वो पार्षद के तरफ देखता नहीं है दोबारा। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि कुछ सांसद, केंद्रीय मंत्री विधानसभा के रण में उनको प्रधानमंत्री जी ने उतार दिया है। यहाँ पे हम उस बारे में बात करेंगे कि जो ये सेंट्रल मिनिस्टर्स और एमपीज इनको टिकट दी है, इसके क्या मायने हैं, इससे क्या हम निष्कर्ष निकालें। दूसरा, अभी तक सिंधिया वो वंचित रहे हैं, उनका कोई नाम की घोषणा नहीं हुई है कि वो, क्योंकि उनके पूरे अरमान हैं, उन्होंने जो कांग्रेस की सरकार गिरवाई थी तो उसका सीधा सा एक ही कारण था कि उन्हें सीएम नहीं बनाया गया था। तो उनका तो सपना है, महाराजा वो अपने आप को कहते ही हैं, उपाधि दे रखी है उन्होंने, तो वो चाहते हैं सीएम बनना, उनकी दिली तमन्ना है, लेकिन अब तक उनको एमएलए की टिकट दी नहीं है और केंद्र में और मंत्री जो हैं, सांसद हैं, उनको दी गई है। तो सिंधिया के मन में अभी क्या चल रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा तीसरा, एक बहुत ही सशक्त राजनीतिज्ञ हैं एमपी के, इंदौर साइड के, आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ, तो कैलाश विजयवर्गीय। तो उनकी ये स्टेटमेंट थी कि वो किसी नुक्कड़ सभा में बोल रहे थे, संबोधित कर रहे थे लोगों को, तो उन्होंने ये कहा कि हमारी तो ये सोच थी कि हम दिन में 8-8 सभाएं करेंगे, पूरे राज्य में घूमेंगे और एरोप्लेन से, मतलब जैसे होता है एक पूरे चुनाव को मैनेज करने की जो जिम्मेदारी होती है, वो उस तरह की जिम्मेदारी समझ रहे थे और कह रहे थे कि अब मजबूरी है, हमें टिकट दे दिया, हमारा तो कोई मन नहीं था विधानसभा का चुनाव लड़ने का, लेकिन अब टिकट दे दी है तो लड़ रहे हैं। तो क्या उनके मन में क्या है, लोग तो अपनी अपनी तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं उनके इस वक्तव्य को, लेकिन आप इससे क्या निकालते हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय के बारे में भी हम बात करना चाहेंगे। उनके जो सुपुत्र हैं उनकी तो हमने गतिविधियां देख ही रखी हैं, उन्होंने क्या क्या कारनामे किए हैं, आपको शायद पता होगा कि शायद क्या आपको पता ही होगा, आप उससे अवगत होंगे कि एक बार बैट से उन्होंने एक सरकारी जो अधिकारी हैं उनके पीछे बैट लेके भागे थे वो, तो आप समझ सकते हैं कि उनका कद क्या है एमपी की राजनीति में और बीजेपी में। तो यही कुछ मुद्दे हैं, इन पे हम बात करना चाहेंगे। और इसके अलावा एमपी में अब हम क्या देख रहे हैं, इन सब डेवलपमेंट्स के बाद क्या होता हुआ दिख रहा है हमें, तो ये सारी बातें होंगी। लॉ एंड ऑर्डर भी हमें कंसिडर करना होगा, उसके ऊपर लोग पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। विपक्ष है वो कह रहे हैं कंस मामा है और इनके साम्राज्य को नष्ट करना होगा। तो यहाँ पे ये बात भी आती है कि इस तरह की जो अपराध होते हैं, जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध होते हैं या फिर किसी व्यक्ति के विरुद्ध भी होते हैं, तो इस तरह के जो अपराध होते हैं इस पे सीएम हर जगह तो नहीं जा सकता, पुलिस हर जगह तो नहीं जा सकती। तो कितना सही है इस तरह की घटनाओं को राजनीतिक रूप देना, राजनीति अपनी भुनाने के लिए इस तरह की घटनाओं को यूज करना। हालांकि हम समझते हैं कि अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की बात करें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में एमपी इज वन ऑफ द टॉप स्टेट्स। वो एक प्रमुख राज्य है जहाँ पे महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसमें वो टॉप पे रहती है। एमपी ऐसा स्टेट है, तो ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। तो यही सब बातें हैं डॉक्टर साहब, और सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ये सेंटर के मिनिस्टर्स और एमपीज, इनको विधानसभा के रण में उतारा गया है, इसके क्या मायने हैं, आप इसके पीछे क्या कारण समझते हैं और इससे क्या कोई फायदा होने वाला है बीजेपी को। दर्शकों, वैभव वशिष्ठ जी जानना चाह रहे हैं कि मिजोरम,
छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, इन 4 स्टेट्स के साथ मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, जहां पर लंबे समय से बीजेपी सरकार में है और पूर्व में पिछले वाले इलेक्शन में बीजेपी को मैंडेट नहीं मिल पाया था, थोड़ा सा ही कम था। चाहते तो अदर्स और बीएसपी के जीते हुए एमएलएज को लेके सरकार भी बना सकते थे, क्योंकि कांग्रेस का जो आंकड़ा था वो 114 पे आके रुक गया था और 115 जिसके पास होते वो सफिशिएंट था गवर्नमेंट बनाने के लिए। अब मध्य प्रदेश के बारे में बात करने से पहले मध्य प्रदेश को समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ऐसा प्रयोग कैसे कर सकती है कि वो अपने केंद्रीय मंत्रियों को विधायक का चुनाव लड़वा सके। मैं आपको बता दूं कि जन संघ, और पहले बीजेपी का आप सब लोग नाम जानते हैं, जनसंघ हुआ करता, बीजेपी का नहीं, यानी जिन लीडरों ने बीजेपी बनाई है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की जितना मुझे ज्ञान है, यदि सबसे ज्यादा शाखाएं लगती हैं और इसका सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार होता है और आपको हर चौथा या पांचवा या तीसरा घर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से, आरएसएस से जुड़ा हुआ मिल जाएगा। और मेरे ख्याल से जहां के सबसे ज्यादा सर संघ संचालक रहे हैं मध्य प्रदेश, वह स्थान है। अभी मध्य प्रदेश में लगभग 23 वर्ष से बीजेपी का राज है और ये काफी है वहां से बीजेपी को उखाड़ने के लिए। बीजेपी तो पिछले चुनाव में ही हार चुकी थी, जब नरेंद्र मोदी का भी करिश्मा था, जब अपने आप को कभी बहुत बड़ा लीडर यानी सेंटर में भी लीड देने की कामना रखने वाले शिवराज सिंह चौहान वहां के मुख्यमंत्री थे और बीजेपी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी मध्य प्रदेश के चुनाव को जीतने के लिए, लेकिन जीत नहीं पाई थी। तो इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश को बीजेपी तो पूर्व के इलेक्शन में ही गंवा चुकी। उसके बाद सेंटर के मिनिस्टर यदि वहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो इसका अर्थ समझिए, एक कहावत है कि जो जीता वह महान। अब अगर इतनी हिम्मत कोई कैसे लेके आए कि अपने ही केंद्रीय मंत्रियों को, अपने जनरल सेक्रेटरी को, जिसका बयान भी आ चुका और बयान आने के बाद उनका जो फेस इंप्रेशन है, मैं कैलाश विजयवर्गीय के बारे में बात कर रहा हूँ, वो भी देश की जनता जान चुकी, तो भी किसी ने चुनाव लड़ने से मना करने की हिम्मत तो नहीं दिखाई। यानी इसका एक अर्थ यह भी हुआ कि एक ऐसा प्रयोग जो तब किया जाता है कि करो या मरो, अपने उन केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए आदेशित करना अपने आप में ऐसी स्थिति है कि हम जान चुके कि बीजेपी मध्य प्रदेश को लूज कर रही है। यानी कि मध्य प्रदेश में ऐसी कोई संभावना नहीं बची जो बीजेपी रिपीट हो सके, क्योंकि बहुत लंबा काल रहा है और वो लंबा काल शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में रहा है। और शिवराज सिंह चौहान का नेतृत्व अब वहां क्या काम कर रहा है आप सबको पता है। यदि आप एक सामान्य व्यक्ति को चुनाव में उतारते हैं, एमएलए के चुनाव में, उसका शोर कम होता है। बीजेपी ने पहला मास्टर स्ट्रोक यही चला है कि वह मध्य प्रदेश के समाचार पत्रों में, नेशनल टेलीविजन पर और मीडिया में यह सुर्खियां बटोरने में कामयाब रही कि बीजेपी ने अपने सेनापति, धुरंधर, केंद्रीय मंत्री और सांसदों पर भी दाव लगा दिया। बीजेपी ने अपने धुरंधर केंद्रीय मंत्री, सांसदों का अपनी हार देखते हुए भी और मध्य प्रदेश में उन्हें दाव पर लगा दिया। अब ये जो दाव लगाया है, इसके अच्छे परिणाम भी आ सकते हैं और बुरे परिणाम भी आ सकते हैं। यदि ये महारथी हार गए
तो क्या इसका खामियाजा जो केंद्रीय नेतृत्व है और आने वाले 2024 के चुनाव हैं लोकसभा के, उनमें स्पष्ट नहीं दिखाई देगा? यानी 7 सांसदों को अपने पास से खोना, यह अपने आप में ही यह समझने के लिए काफी है कि बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में करो या मरो की स्थिति है। विकल्प नहीं है मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास, जीतने का विकल्पहीन है, लेकिन जीतने का जबरदस्त प्रयास कर रही है। अपने दिग्गजों का चुनाव मैदान में उतारना बीजेपी की उस सोच को भी प्रदर्शित करता है कि बीजेपी सत्ता के लिए कहीं तक भी जा सकती है। इसका एक उदाहरण आप ले सकते हैं कि जब दिल्ली में एमसीडी के चुनाव थे तो उसको भी बीजेपी ऐसे लड़ती थी जैसे किसी सेंट्रल चुनाव को लड़ते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि बीजेपी ने अपनी हार को देखते हुए और उसके लिए बड़ा दाव खेला है वशिष्ठ साहब। अब इसमें देखना ये होगा कि यदि ये दाव उल्टा पड़ गया तो 2024 पे निश्चित रूप से इसका बड़ा असर पड़ेगा लोकसभा चुनावों पर जी। और यदि ये दाव सीधा पड़ गया तो बहुत आवश्यक है कि जो राहुल गांधी जी के नवरत्न हैं वो समय रहते उजागर करें कि उनकी चुनाव लड़ने की स्ट्रेटजी क्या है मध्य प्रदेश में। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें 2-3 विकल्प में इसे देखना पड़ेगा। एक तो ये कि बीजेपी मध्य प्रदेश में अपनी हार को देख रही है, साथ में ये समझिए कि उनमें अपनी हार देखने की क्षमता भी है, और दूसरा जब उन्हें ऐसे लगा कि हम मध्य प्रदेश में हार सकते हैं तो उन्होंने उसे लूज नहीं छोड़ा, बल्कि एक ऐसा देश में पहली बार इतने ज्यादा एमपीओं को, केंद्रीय मंत्रियों को, आपने दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा देश में अब से पहले कि इतने केंद्रीय मंत्रियों को और इतने एमपीज को विधानसभा टिकट देकर और चुनाव के लिए न केवल मना लिया बल्कि घोषित भी कर दिया। और मुझे पूरी संभावना है ये सब के सब बीजेपी के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी ये एक बहुत बड़ा प्रयोग करने जा रही है, और इसमें अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो बलवती इच्छाएं थी उन पे बहुत हल्के से जो तुषारपात किया है, जो उनकी अकल ठिकाने लगाई है या उन्हें समझाया है कि अभी तुमसे बड़े बहुत नेता हैं हमारे पास मध्य प्रदेश में, और आपको जो हमने दिया है, आपने क्या नाम बताया था? ज्योतिरादित्य ने जो अपने मित्र सम राहुल गांधी जी की पीठ में छुरा घोंपा था, जिसकी भनक प्रियंका गांधी तक नहीं लग पाई थी, उस छुरा घोंपने का इतना बड़ा इनाम बीजेपी नहीं देने वाली ज्योतिरादित्य सिंधिया को कि उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दे। डॉक्टर साहब, कांग्रेस ने तो यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो ये हुआ है, यहाँ पे जो आपने अभी विश्लेषण में आपने बताया, तो कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए ये भी बोला कि बीजेपी ने अपने कुछ मजबूत नेताओं को सरपंच पद की उम्मीदवारी के लिए अभी रिजर्व करके रखा हुआ है। तो उन्होंने यहाँ तक उनके लिए बोला। तो बात तो काफ़ी गंभीर है कि अगर यही सब होना था तो ये सब तो कांग्रेस के साथ रह के भी उन्हें प्राप्त पहले ही हो चुका था, और आगे भी भावना थी इसकी कि अगर वो लगे रहते तो उनका भविष्य उज्जवल था। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हम ये समझें कि सिंधिया के लिए एमपी की सीएम की जो कुर्सी है वो कम से कम बीजेपी में रहते हुए तो उनके लिए उन्हें नसीब नहीं होगी? क्या कहना है इसका भैया? आगे चल के हम समझे कि हो सकता है कि 5 साल 10 साल 15 साल बाद कभी बीजेपी भी उन्हें सीएम बना दे, अगर वो दोबारा सत्ता में आती है। जब भी आएगी, आना तो अवश्यम भावी है, एक दल जाता है दूसरा आता है। तो सिंधिया की जो सीएमशिप है, सीएम बनने का जो उनका एक ख्वाब है, वो कैसे पूरा हो सकता है
क्या वो बीजेपी में रह के पूरा हो पाएगा, या फिर राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और हमने अपने पिछले एपिसोड में ये बात करी भी थी। एक ऐसा हमारा सेशन था जहाँ पे बताया था, जब खड़गे साहब की हम बात कर रहे थे, जब उन्होंने कहा कि आप में से आधे तो हमारे ही हैं, तो आपने यही बताया था कि जब बीजेपी सत्ता से हटेगी तो उसके बाद यही सांसद मंत्री जो आज बीजेपी के साथ बैठे हैं, यही दोबारा राहुल गांधी के ऑफिस के बाहर चक्कर काट रहे होंगे। तो हम इस संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि पुराने दोस्त फिर से एक हो जाएं, और क्या पता कांग्रेस से ही ये जो महाराजा हैं दोबारा से कांग्रेस के साथ बैठें और कांग्रेस के माध्यम से ही वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो क्या देखते हैं आप इनके मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है सिंधिया का, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या वो कभी पूरा हो पाएगा? ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भी बीजेपी को हराने में सक्षम हो जाएंगे, वो चाहे अब हो जाएं या कांग्रेस के साथ जाकर हो जाएं या कुछ समय बाद हो जाएं, वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जी, यही जब तक बीजेपी जीतने में सक्षम है तब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कोई जगह नहीं है सीएम बनने की। उनको अपने अंदर इतनी सक्षमता लेके आनी पड़ेगी कि वो मध्य प्रदेश में बीजेपी को हरा सकें। तो मेरा कहने का भाव ये है कि भविष्य में क्या होगा, इसकी जड़ें वर्तमान में होती हैं। अब शिवराज सिंह चौहान का जाना मध्य प्रदेश से तय है। अब जब उनका मध्य प्रदेश से जाना तय है तो बीजेपी को कई चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट चाहिए थे, जिसका उन्होंने पासा फेंका है। अब जरूरी तो नहीं कि हर चौसर के फेंके हुए पासे 12 ही करेंगे। देखते हैं मध्य प्रदेश का वोटर किस पर विश्वास जताता है। डॉक्टर साहब, जो आपने ये बात बोली, इसमें बहुत ही एक रोचक बात निकल के आ रही है, रोचक प्रश्न निकल के आ रहा है आपकी इसी बात में से कि ये जो जीवन है हमारा और जो समाज में हम देखते हैं, व्यवस्था में देखते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये थ्योरी हमने बचपन से ही सुन रखी है और देख भी रहे हैं हमसे। ऐसा ही होता है, जिस व्यक्ति की उपयोगिता होती है तो उसी को महत्व दिया जाता है। और आपने सिंधिया के बारे में ये बताया कि जब वो उस स्थिति में आ जाएंगे कि वो बीजेपी को हरा सकें, तब उनको महत्व मिलेगा कांग्रेस में। क्योंकि जो उन्होंने एक कदम उठा लिया तो ये उसका परिणाम यही है जो आपने बहुत सटीक विश्लेषण किया। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी देखना होगा कि क्या कभी वो सक्षम हो पाएंगे बीजेपी को हराने में, क्योंकि सक्षम होने के लिए हमें ये देखना होगा कि जो एमपी इतना बड़ा खंड है, एमपी भारत वर्ष का, तो भारत की इतनी बड़ी स्टेट में जो अलग अलग इलाके हैं, मालवा का क्षेत्र हो गया, फिर उसके बाद हम अगर देखें तो ये आपका बुंदेलखंड वाला रीजन आता है, उसके आगे बघेलखंड आता है, फिर महाराष्ट्र से सटे हुए रीजन्स आते हैं, ये सारे अलग अलग रीजन्स हैं। तो उनका जो प्रभाव है, क्या वो सिर्फ जहां वो गुना से खड़े होते हैं, ग्वालियर में जो ये सब जगह हैं, तो सिर्फ वो जो एक मालवा रीजन है, तो मालवा रीजन तक ही उनका प्रभाव, मुझे तो यही लगता है, मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उनका प्रभाव सिर्फ उस मालवा रीजन तक ही सीमित है, या फिर जो और भी इलाके हैं, ईस्टर्न एमपी हो गया, साउथ ईस्टर्न हो गया, वेस्टर्न हो गया, ये सारे जो रीजन्स हैं, नॉर्दर्न रीजन हो गया, क्या यहाँ पे भी उनका कोई प्रभाव है, या सिर्फ जहाँ के वो महाराजा हैं ग्वालियर के, वहीं तक सीमित है उनका प्रभाव? वैभव वशिष्ठ जी चाहे कमलनाथ हों या दिग्विजय सिंह हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया हों या अभी के और जल्दी ही जाने वाले शिवराज सिंह चौहान हों या अन्य हों, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट हैं और मात्र उनमें से 116 सीट जीतने की आवश्यकता है। मैं ये समझता हूँ कि किसी का पूरे प्रदेश पर प्रभाव रहे या ना रहे, जिसका 2/3 सीटों पर प्रभाव है और वो 116 सीट जीतने में सक्षम है, वह वहाँ मुख्यमंत्री बन जाएगा। लेकिन इसमें प्रश्न यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाएगा कौन? वह लोग जिनके घावों से अभी खून रिस रहा है और वो ये नहीं समझ पा रहे कि जिस व्यक्ति को हमने इतना बड़ा स्थान दिया, मंत्री बनाया और अपने साथ रखा, वो इस तरह से हमारे यहाँ से चला जाएगा जैसे घर का भेदी लंका ढाए। ये कहावत आपने सुनी होगी, बहुत गए हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के नजदीक थे, और जब कोई ऐसा मित्र जाता है ना
तो दर्शकों वो बहुत ढेर सारी गोपनीय चीज भी लेके जाता है। मेरे ख्याल से ये विवेक्षण वाला उदाहरण इसीलिए बनाए कि भाई अगर कोई किसी लालच में अपनों को ही छोड़ के चला जाए तो ऐसे व्यक्ति भाग्यवश तो कुछ भी बन जाए, लेकिन नीतिगत तो जहां वो गया है वह पार्टी भी 100 बार सोचेगी कि जो व्यक्ति उन लोगों को छोड़ सकता है वहां से अपनी निष्ठा की परवाह ना करके और पाला बदल सकता है, जिन्होंने उसे ना केवल मंत्री बना के रखा था, लगभग आपने बहुत कितनी बार फोटो सेशंस में देखा होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के कितने नजदीक थे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बीजेपी क्यों विश्वास करे जबकि पहले ही वो कांग्रेस के धोखेबाज हैं। तो डॉक्टर साहब अब हम बात करेंगे कैलाश विजयवर्गीय के बारे में, उनकी राजनीति के बारे में कुछ आप प्रकाश डालिए कि क्या उनका कद है एमपी की राजनीति में, क्योंकि बहुत ही कद्दावर नेता हैं। बंगाल का जो चुनाव था तो वहाँ पे उनको, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो प्रभारी भी बनाया गया था। हालांकि जीत नहीं पाई थी बीजेपी, लेकिन बहुत मजबूत टक्कर दी थी उन्होंने बंगाल में दीदी को। और एक आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं था, अनप्रेसिडेंटेड सी एक ये बात हुई कि जो लेफ्ट का गढ़ रहा है बंगाल, हम सोच नहीं सकते थे कि लेफ्ट को सत्ता से हटा सकता है कोई दल, और वो तृणमूल कांग्रेस ने करके दिखाया ममता दीदी की अगुवाई में। तो वहाँ पे कांग्रेस भी हाशिए में है और बीजेपी का तो कोई नाम लेवा ही नहीं था, और एकदम से बीजेपी सेकंड नंबर की पार्टी बन गई, मुख्य विपक्षी दल बन चुका है बीजेपी वहाँ पे। इन चुनावों में एकदम से अप्रत्याशित एक जीत मिली। तो वो कैलाश विजयवर्गीय के पास वो वाला एक श्रेय भी है कि उन्होंने बहुत मेहनत करी वहाँ पे, और उनके मार्गदर्शन में ही इस तरह की स्थिति में उन्होंने बीजेपी को लाके खड़ा कर दिया बंगाल में। तो उनका क्या कद है बीजेपी की राजनीति में, एमपी की राजनीति में, और एमपी में वो उनके क्या उनकी सोच है एमपी को लेके। उनका भी मन करता होगा सीएम की कुर्सी पे बैठने का, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, पहले कद पे बात कर लेते हैं। कद तो ये भी था कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी आडवाणी जी के रथ के घोड़ों की नाच पकड़ के चलते थे जी। और अगर कद की बात करें तो कद तो ये भी है कि शिवराज सिंह चौहान उमा भारती जी का थैला लेके चलते थे। बात वर्तमान की है। कैलाश विजयवर्गीय जी ने एमएलए का भी चुनाव लड़ रखा है, एमपी का भी चुनाव लड़ रखा है, और वो जीते हुए भी हैं। वो अब बहुत समय से राजनीति कर रहे हैं। इस समय जो बीजेपी का नेतृत्व है वो इतना सक्षम है कि वो अपने किसी भी सेनापति पर बिना पूछे दाव लगा सकता है और उन्हें बता सकता है कि तुम्हें इस मोर्चे पर लड़ना है, बिना उनके मन की परवाह किए कि वो क्या चाहते हैं। तो जहां तक मेरा आकलन है, अगर आज पूछा जाए तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये एमएलए इलेक्शन हमेशा एमपी इलेक्शन से ज़्यादा टफ होता है और विधानसभा इलेक्शन से भी ज़्यादा टफ होता है पार्षद का और सरपंच का इलेक्शन। जी डॉक्टर साहब, ये तो मैं समझता ही हूँ, क्योंकि इसके पीछे कारण जो मुझे लगता है पार्षद और सरपंच के चुनाव में क्या होता है कि व्यक्ति विशेष, उसका स्वयं का व्यक्तित्व, उसका जो एक लोगों के बीच में उसकी पकड़, लोगों के बीच में वो मायने रखती है, वो महत्व रखती है, और वही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। लेकिन जब विधानसभा की और लोकसभा की बात आती है तो मैंने ये देखा है कि जिस पार्टी की लहर होती है उस पार्टी का कैंडिडेट जीत जाता है, क्योंकि ज्यादातर सीटों पे यही होता है कि दो ही पार्टियां होती हैं और उन्हीं में कंटेस्ट होता है और उनमें से एक जीत जाता है जो पार्टी का जोर होता है। जिस पार्टी का किसी किसी सीट पे हमें त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल जाता है, ऐसा विरले ही होता है। लेकिन अगर इसी तरह से हम देखें तो पार्षद और सरपंच स्तर के जो चुनाव होते हैं, जिन्हें हम लोकल बॉडीज कहा जाता है आज, तो उन चुनावों में व्यक्ति का स्वयं का जो उसका व्यक्तित्व है और उसकी पकड़ है लोगों के ऊपर, वही निर्धारित करती है। किसी पार्टी का जोर नहीं चल पाता है इस तरह के चुनावों में। दिल्ली का हम एक अपवाद मान सकते हैं, क्योंकि दिल्ली का फिनोमिना अलग है कि आम आदमी पार्टी के नाम पे लोग जीते हैं पार्षद तक के चुनाव। वो एक अलग चीज़ है, दिल्ली की राजनीति को हम साइड कर देंगे उस अपवाद मान के। लेकिन जो आपने कही बात वो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से आप कह रहे हैं कि
एमएलए का चुनाव एमपी से भी कठिन होता है, ये मैं नहीं समझ पा रहा, ये आप थोड़ा बताइए। मैंने भी आपसे कहा था कि एमएलए का चुनाव एमपी से भी कठिन होता है। उसका कारण यह है कि जब एमपी का चुनाव लड़ा जाता है तो वहाँ ये साफ दृष्टि होती है कि ये जो सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टीज है इनमें से कोई पार्टी सत्ता में आएगी और जो सत्ता में आएगी उसी में मिनिस्टर और ये सब बनेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये विधानसभा का चुनाव कठिन होते हुए भी जो बीजेपी की लीडरशिप है उसने जो अपने एमपी और मिनिस्टर को उसमें उतारा है, आप ये समझिए कि 3 काम एक साथ हुए हैं। पहला कि हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं हुआ है, किसी का कोई कद नहीं, और इस जाल में वो कांग्रेस को फंसाना चाहती है कि आप भी इनके मुकाबले में इसी तरह के नेताओं को लेके आओ जो आपके यहाँ सेंट्रल मिनिस्टर रह चुके हैं या वो सक्षम हैं इन लोगों के पद के अनुरूप। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इस जाल में फंसेगी। यदि कांग्रेस इस जाल में फंसती है तो मध्य प्रदेश में आश्चर्यचकित परिणाम होंगे। दूसरा, जो मैं समझता हूं कि बीजेपी ने इसके पीछे ये सोचा है कि इनमें से कुछ लोग तो सेंटर में मिनिस्टर हैं और कुछ एमपी हैं, तो अभी ये बड़े प्रभावशाली हैं और उस प्रभाव को कैश कर लिया जाए। तीसरा, जो बीजेपी ने और इसका आगामी वो सोचा है, वो ये सोचा है कि मान लो 2024 का चुनाव बीजेपी हार जाती है तो उसका पीछा छूट जाएगा उन लोगों से जिनको उन्हें ढोना पड़ेगा। वो अपनी जो युवा या प्रौढ़ लोग हैं उनको आगे करेगी। इसमें जितना मैं समझता हूँ कि कैलाश विजयवर्गीय जी का, तोमर साहब का, जोशी साहब का, चाहे जो हो, लेकिन बीजेपी की सीनियर लीडरशिप ने अपने दोनों हाथों में लड्डू रखे हैं।